गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने का टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत की। तो देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्डों से मिलकर बना। एक तो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। हिंदी में बोलेंगे आवेश। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, स्थिर अवस्था। यदि हम हिंदी में देखें तो इस एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? आवेश स्थिर होता है। आवेश स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। यानी प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश का स्टडी करेंगे, स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें आवेश स्थिर रहता है और स्थिर आवेश की स्टडी करेंगे। इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमारे फिजिक्स में दो चैप्टर आते हैं और एक बोर्ड में 7 नंबर का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। मैं आपको बता देता हूं इसके कितने पार्ट हैं। 2 पार्ट हैं। पहला वाला इसका पार्ट है वो है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और इसका दूसरा वाला पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे विभव, विभवांतर, विद्युत धारिता एवं संधारिता एवं संधारिता। ये आवेश एवं विद्युत क्षेत्र एक चैप्टर है। विभव, विभवांतर, विद्युत धारिता एवं संधारिता सेकंड चैप्टर है। और ये टोटल हमारे बोर्ड में आता है तो 7 नंबर का। बड़ा पेशेंस के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप रजिस्टर में मेरे साथ साथ नोट कर लो, पहले समझो, उसके बाद इसको साथ के साथ नोट करते चले जाना, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, आवेश मौजूद होता है। उस इलेक्ट्रॉन को ही आवेश बोलते हैं और वो रेस्ट पोजीशन में होता है, वो स्थिर अवस्था में होता है। और जब भी कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे ही हम बाह्य फोर्स लगा देते हैं, बैटरी वगैरह लगा करके उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूविंग पोजीशन देते हैं, मूविंग कंडीशन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। यानी फिर उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब बच्चों, इसकी भी 2 पोजीशन है कि यदि वो चार्ज एक समान रूप से गतिशील होता है वायर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन यदि वो इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्ज असमान रूप से गति करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करता है। यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ओके बच्चों, मैं आपको लिख के बताता हूं मैंने क्या बोला। इधर देखो कि जब किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होते हैं, यानी प्यारे बच्चों स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फोर्स लगा के मूविंग पोजीशन देते हैं, मूविंग कंडीशन में होता है, तो गतिशील हो जाता है। गतिशील। तो गतिशील आवेश की यदि हम बात करें तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यानी प्यारे बच्चों, अब वो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी भी 2 कंडीशन है प्यारे बच्चों। यदि उस वायर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स एक समान वेग से गतिशील हैं,
यानी क्या है बच्चों, समान वेग। और यदि वो असमान वेग से हो तो असमान वेग से, या फिर हमको उसको बोलेंगे त्वरित आवेश, उसको बोलेंगे हम लोग त्वरित आवेश। तो त्वरित आवेश क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ रेडिएशन उत्पन्न करता है, रेडिएशन जनरेट करता है, ऊर्जा जनरेट करता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो 3 बात यहाँ पे आपको याद रखने की, आपकी कॉपी में नोट करो इसको। इससे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, समान गतिशील आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और असमान आवेश के कारण या फिर त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे हम बोल सकते हैं कि त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करने का एक स्रोत है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले आवेश का डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारे पास है आवेश। टॉपिक का नाम है आवेश, चार्ज। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। एक तो धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। आवेश की सबसे पहले खोज किसने की थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम थैलस नामक वैज्ञानिक आया था। थैलस नामक वैज्ञानिक ने आवेश की खोज की, नामक वैज्ञानिक ने आवेश की खोज की। इसने कैसे खोज की, इसने एक्सपेरिमेंट किए, कई एक्सपेरिमेंट किए प्यारे बच्चों। आपको बता दो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि इन्होंने एक एम्बर लिया और एक फर लिया। एम्बर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तृणमणि, और फर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो जानवर होते हैं उनकी, जानवरों की खाल के ऊपर मोटे व मुलायम बाल होते हैं, उनको फर बोलते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं जानवरों की खाल के ऊपर मोटे व मुलायम बाल, मोटे व मुलायम बाल को फर बोलेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इस तृणमणि को, यदि तृणमणि की और बात करें, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि तृणमणि क्या होता है, इंग्लिश में एम्बर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा वृक्ष होता है, उस वृक्ष के बाहर की तरफ, बगल की तरफ गोंद होता है, सूखा गोंद। उस सूखा जो गोंद होता है उसी को एम्बर बोलते हैं। यानी प्यारे बच्चों वृक्ष का जो गोंद होता है, उस वृक्ष की गोंद को ही एम्बर बोलते हैं। एम्बर की छड़ बनाई जाती है सूखा जो गोंद होता है उससे। अब प्यारे बच्चों क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो ये एम्बर की छड़ है, इस एम्बर की छड़ को इस फर पर रगड़ा गया। जानवर की खाल के ऊपर मोटे हुए मुलायम बाल होते हैं, उसके ऊपर रगड़ा गया तो ये देखा गया कि जानवरों की खाल के ऊपर बाल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो एम्बर की छड़ के ऊपर आ जाते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे, एम्बर की छड़ को बोलेंगे नेगेटिव छड़, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए इस फर को बोलेंगे पॉजिटिव।
और इसको बोलेंगे ऋणावेश और इसको बोलेंगे धनावेश। कैसे पता चला? दोनों चार्ज हो गए। फिर एम्बर की छड़ को फर के ऊपर रगड़ने पर देखा कि एम्बर की छड़ अपने से छोटे छोटे कणों को, कागज के टुकड़े होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। उस चीज से पता लगाया थैलेस वैज्ञानिक ने कि ये आवेश है, इसी चीज को आवेश नाम दिया। प्यारे बच्चों, अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? फिर उन्होंने कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम के कपड़े से रगड़ा, सिल्क से रगड़ा। किसको? कांच की छड़ को। तो क्या देखा उन्होंने कि इस रेशम के कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। तो इस कांच की छड़ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यानी ये कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये धनावेशित हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है। फिर देखा कि ये कांच की छड़ अपने से छोटे छोटे टुकड़ों को, ये रेशम के कपड़े अपने छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। एक एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ को उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो प्यारे बच्चों, जानवरों की खाल के ऊपर क्या होते हैं? मोटे मुलायम बाल। और जब भी हम सूखे बालों पर किसी भी चीज को रगड़ते हैं तो तड़तड़ की आवाज आती है। तड़तड़ की आवाज किसको साबित करती है? वो इलेक्ट्रॉन निष्कासित को साबित करती है। तो इस बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आते हैं और एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव हो जाती है और बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात ये धनावेशित हो जाती है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। कौन सा वाला? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कंघे या स्केल, एक कंघा या स्केल लिया, इसको सूखे बालों पर रगड़ा। सूखे बालों पर रगड़ा। कंघे या स्केल के सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो बच्चों तड़तड़ की आवाज आती है। रगड़ के देखना आप लोग, जिससे क्या होता है कि सूखे बालों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कंघी या स्केल पर आ जाते हैं, जिससे ये बाल है वो पॉजिटिव हो जाते हैं और कंघी या स्केल नेगेटिव हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। जैसे कंघी या स्केल अपने से छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस चीज से यह साबित होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये आवेश होते हैं। किसने बोला? ये थैलेस नामक वैज्ञानिक ने बोला। याद रखना प्यारे बच्चों, एम्बर की छड़ पर ऋणावेश होता है। जानवरों की खाल के ऊपर जो मोटे मुलायम बाल होते हैं उन पे धनावेश होता है रगड़ने के पश्चात। कांच की छड़ पर धनावेश होता है। रेशम के कपड़े पर ऋणावेश होता है। एमोनाइट की छड़ पर ऋणावेश होता है। बिल्ली की खाल पे धनावेश होता है। उसी प्रकार कंघे या स्केल के ऊपर नेगेटिव होता है, सूखे बालों पर क्या होता है? पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इन सारी चीजों से एक डेफिनेशन देते हैं आवेश की। आवेश की क्या डेफिनेशन हो जाएगी प्यारे बच्चों? आवेश की डेफिनेशन हो जाएगी, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, व इसे महसूस भी किया जाता है। इसे महसूस भी किया जाता है। इसे आवेश बोलेंगे। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को महसूस भी करते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? आवेश। अब प्यारे बच्चों, कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के कपड़े से रखा,
एगोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, कंघी और स्केल को बालों से रगड़ा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया था, एक एंगल लिया और उस एंगल पे उन्होंने क्या किया, एक एगोनाइट की छड़ ली थी और दूसरे हैंगर से उन्होंने फिर एक एगोनाइट की छड़ को लटका दिया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ये भी एक एगोनाइट की छड़ है प्यारे बच्चों, और ये भी एक एगोनाइट की छड़ है। तो उन्होंने ये देखा कि एगोनाइट की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया, कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो रगड़ने के पश्चात इस कांच की छड़ को और दूसरे हैंगर से भी कांच की छड़ को लटका दिया। और आप लोग जानते हो कि कांच की छड़ पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और आपने यहां पर भी देखा कि एगोनाइट की छड़ पे ऋणावेश होता है। तो देखा कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। कांच की छड़ को क्या करती है बच्चों, प्रतिकर्षित करती है। फिर उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया एक एगोनाइट की छड़ को, और एगोनाइट की छड़ पर ऋणावेश होता है, एगोनाइट की छड़। और प्यारे बच्चों ये आपके पास है कांच की छड़, ये आपके पास कांच की छड़, और कांच की छड़ पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा एगोनाइट की छड़ और कांच की छड़ के बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है प्यारे बच्चों, आकर्षण। आप ऐसे के ऐसे नोट करेंगे इसे। इस चीज से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ कि समान आवेश होता है, नेगेटिव है तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। पॉजिटिव है तो भी प्रतिकर्षण लग रहा है। इसका मतलब उन्होंने रिजल्ट निकाला कि सहजातीय आवेशों के बीच में, सहजातीय आवेशों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। और प्यारे बच्चों यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये चीज उन्होंने प्राप्त किया। प्यारे बच्चों आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिससे वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे महसूस भी किया जाता है। प्यारे बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्राप्त हुआ कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि असमान आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशों का या आवेशों की इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से व्याख्या, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से व्याख्या, आवेशों की इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से व्याख्या। अगला टॉपिक है हमारा। प्यारे बच्चों कोई भी वस्तु होती है वो आवेशित होती है तो किस पर डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन पर ध्यान रखना, कैसे मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों एग्जांपल लिया था हमने इसको समझाने के लिए। पहला एग्जांपल लिया था उन्होंने, सबसे पहले सोडियम लिया था। सोडियम हम जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 281। अब प्यारे बच्चों इस सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए ये तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करना पड़ेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान कौन सा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना।
बच्चों इसमें यदि हम प्रोटॉन की संख्या देखें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या एट प्रेजेंट देखें तो कितनी है 11। लेकिन अब इस सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में कितना है 1। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी 7। त्यागने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी 1 की। दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देखें तो 11 है। फिर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यदि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग त्याग देंगे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी बचेगी 11। तो यदि प्यारे बच्चों हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दें, यानी प्यारे बच्चों यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या फिर क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच गई, एक त्यागेंगे तो 10, जबकि प्रोटॉन की कितनी है प्यारे बच्चों 11। तो ये आपके पास सोडियम है कैसा आवेशित हो गया, धनावेशित। नंबर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एग्जांपल लिया उन्होंने क्लोरीन, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 287। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास 17। यदि प्रोटॉन की संख्या देखें तो भी कितनी है 17। आप पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 7। तो अष्टक पूरा करने के लिए त्यागना आसान है या ग्रहण करना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अब क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है 17। तो ज्यादा किसकी मात्रा है इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो गया। क्या हो गया ऋणावेशित। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर ये सोडियम धनावेशित हो रहा था, यहां पर ये सोडियम धनावेशित हो रहा था, और यहां पर ये क्लोरीन है वो ऋणावेशित हो रहा था। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। तो धनावेश और ऋणावेश होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि किसी भी वस्तु का आवेशित होना इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। आप इसको एडिटिव उतारेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो आपका एक क्वेश्चन उठता है कि सर कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करती है आवेशित होने पर, प्रोटॉन पर क्यों नहीं करती, उसको भी मैं बताता हूं। प्यारे बच्चों आपने देखा ये परमाणु है, परमाणु के बीच में ये नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके अंदर प्रोटॉन होता है, ये कक्षाएं हैं, इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल नाभिक का होता है, नाभिक का होता है, और नाभिक के अंदर क्या है प्रोटॉन। एक रीजन तो प्यारे बच्चों यही होता है, दूसरा रीजन कौन सा होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है Np, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है 1837 गुना होता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि इस प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। तो प्यारे बच्चों ये अधिक द्रव्यमान के कारण, यानी यहां हम लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान
से बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे त्यागना आसान नहीं होता है। और इन्हीं दो कारणों की वजह से, एक तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको आसानी के साथ हम लोग प्रतिस्थापन नहीं कर सकते, इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, ये अधिक द्रव्यमान के कारण प्रकृति का सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल होता है। ये दो रीजन के कारण हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो किस पर डिपेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से वाक्य। अब प्यारे बच्चों, ऐसे कैसे नोट कर लेना आप लोग। अब प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर लिखेंगे आवेश एक अचर राशि है। अब क्यों है अचर राशि, वो हम आपको बताएंगे। अचर राशि होती है वो हम आपको बताएंगे। कोई भी वस्तु होती है आपके पास, कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान m0 है, जिसे आप थ्रो करते हैं, फेंकते हैं v वेग से। कितने वेग से फेंकते हैं बच्चों, v वेग से फेंकते हैं, तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परिवर्तित द्रव्यमान, परिवर्तित द्रव्यमान यानी बच्चों डेल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं परिवर्तित द्रव्यमान को। तो परिवर्तित द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। यानी कोई हमारे पास वस्तु होती है, उसका द्रव्यमान m होता है, उसको हम v वेग के द्वारा फेंकते हैं, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, डेल n बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। यहाँ पर यदि ये d2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास m0 क्या है, प्रारंभिक द्रव्यमान, वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान है, v बराबर क्या है, वेग है, और c बराबर क्या है, प्रकाश का वेग है, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसके द्वारा हम लोग इस वस्तु का परिवर्तित द्रव्यमान निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आवेश की बात करें तो Q V पर डिपेंड नहीं करती, आवेश कभी भी V पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जब ये V पर वेग पर डिपेंड ही नहीं करता तो आवेश कैसी राशि होती है प्यारे बच्चों, अचर राशि होती है। गोटेड। आगे देखो प्यारे बच्चों, यदि हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान क्या होता है, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, हमारे पास भी द्रव्यमान है, और इस द्रव्यमान की वजह से ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगाती है हम पर। तो ये द्रव्यमान की परिभाषा क्या हो जाएगी कि द्रव्यमान वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे द्रव्यमान बोलेंगे। और कोई भी वस्तु होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, किसके कारण लगाती है, द्रव्यमान के कारण। ओके बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। परिवर्तित कोई भी वस्तु को हम लोग v वेग के द्वारा फेंकते हैं तो परिवर्तित द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, डेल n बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। और आपको पता चल गया अचर राशि क्यों होती है, क्यों, क्योंकि Q वेग पर कभी डिपेंड नहीं करती। अब प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आवेश का मात्रा। आवेश का मात्रा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखो प्यारे बच्चों, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। कहां से आया है, आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा = क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q/T, आवेश बटे समय। तो प्यारे बच्चों, यहां से निकालेंगे
निकालेंगे। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा गुना समय, तो ये विद्युत धारा होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कूलाम बोलेंगे, इसको सी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और ये किसका मात्रक है, ऐसा ही मात्रक होता है। अब ये ऐसा ही मात्रक बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो यदि हम लोग इसका सीजीएस पत्ती में देखें तो सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। इसके और भी मात्रक है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग बात करेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। फैराड होता है, और एक फैराड बराबर होता है 9660 कूलाम। 9660 कूलाम इसमें आवेश होता है एक फैराड में, जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आगे प्यारे बच्चों, 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 AMU, सॉरी EMU। तो प्यारे बच्चों, ये इसके मात्रक होते हैं, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, वो आपको पता है, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। तो इसका मतलब क्या होता है, मिली का मतलब 10⁻³ कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम, 10⁻⁻9 कूलाम, 10⁻⁻12 कूलाम। ये तो आवेश हो गया प्यारे बच्चों। अब यदि कूलाम की बात करें तो इसमें ये मात्रक मिली, माइक्रो, नैनो, पिको होता है। इसमें यदि आप लोग ग्राम की बात करें, माइक्रोग्राम की बात करें, नैनोग्राम की बात करें, पिकोग्राम की बात करें, तो इसका मतलब भी यही होता है 10⁻³ ग्राम, 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम। यदि सेंटीमीटर हो तो ऐसे ही होता है। तो ये छोटे मात्रक होते हैं आवेश के। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेश के गुण धर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच।